नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सीमा के पार ही दुश्मनों को नष्ट करेगा हमारा लेजर हथियार। ये हवाई हमलों को लेजर हथियार से विफल करने में सक्षम हुआ भारत। डीआरडीओ ने विकसित किया MK2A लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन और 5 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन, हेलीकॉप्टरों और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। चुनिंदा देशों में भारत शुमार। फिलहाल अमेरिका, रूस व चीन के पास है क्षमता। माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसी अन्य प्रणालियों पर भी चल रहा है काम। डीआरडीओ ऐसी कई तकनीकों पर कर रहा है काम जो स्टार वार्स की देगी क्षमताएं आप देखेंगे। और कड़ी में अगला 300 किलोवाट का सूर्य लेजर मारक क्षमता होगी इसकी 20 किलोमीटर। भारत की लेजर हथियार की यह यात्रा 30 किलोवाट तक की सीमित नहीं है। सूर्य नामक और अधिक शक्तिशाली 300 किलोवाट की प्रणाली पर काम चल रहा है और इसकी मारक क्षमता 20 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है। और नए हथियार की खासियत बात करें तो प्रकाश की गति से निशाना बनाने, सटीकता और कुछ ही सेकंड में लक्ष्य को बेहद घातक अंजाम तक पहुंचा देने की क्षमता इसे बनाती है सबसे अधिक शक्तिशाली काउंटर ड्रोन सिस्टम। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को क्षमताओं से लैस किया गया है और जो कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नलों को जाम कर सकती है। इसे जमीन पर स्थित यूनिटों पर स्थापित किया जा सकता है और नौसेना के प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है। इसमें 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या फिर इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं जो लक्ष्य को सटीकता से भेदने में मदद करते हैं। और इसे हवाई, रेल, सड़क या फिर समुद्र मार्ग से तेजी से तैनात किया जा सकता है और इससे विभिन्न इलाकों में तैनाती में ये लचीलापन मिलता है। और देखिए डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। मनरेगा में बड़े काम के दिन न्यूनतम मजदूरी हो 400 रुपये। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की स्थायी समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत प्रदान किए जाने वाले काम को के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने समेत श्रमिकों के दैनिक पारिश्रमिक को कम से कम 400 रुपये निर्धारित करने की सिफारिश की है। समिति ने सुझाव दिया कि मनरेगा को प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। गांव में आप लोग देखते होंगे मनरेगा कार्ड बनते हैं और आप लोगों को रोजगार मिलता है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने लगाया जय श्री राम का नारा। मदुरै की थिरुपरकुंदम में स्थित त्यागराजार इंजीनियरिंग कॉलेज के कंबन फेस्टिवल के दौरान छात्रों से जय श्री राम का नारा लगाने के लिए राज्यपाल RN रवि ने आह्वान किया। एक नया विवाद खड़ा हो गया। मैंने आप लोगों से कई बार क्या कहा ना कि जब केंद्र में किसी और की सरकार रहती है और राज्य में किसी और की सरकार रहती है तो राज्यों में खूब टकराव देखने को मिलता है। और खासकर आप देखिए दक्षिण भारत में लेकर याद देखिए तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, RN रवि यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद से भागे सैकड़ों हिंदू, नदी पार कर मालदा में ली शरण। ये आप देखते हैं कि वक्फ कानून बन चुका है ना, उसी को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हिंसा फैली हुई है। मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। चलिए एक बार वेस्ट बंगाल को देख लीजिए। कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 16 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 42 सीटें देखने को मिलेंगी। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पंजाब में RDX युक्त IED के साथ 2 गिरफ्तार हुए हैं। ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूल के सदस्य पकड़े गए दोनों सदस्य। जर्मनी से नेटवर्क चला रहे गुरमीत पर NIA ने रखा 10 लाख रुपए का इनाम। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है और इसकी स्थापना कब हुई थी? NIA की, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की बात हो रही है। 2009 में हुई थी इसकी स्थापना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चलिए एक बार आप लोग पंजाब देख लीजिए। ये देखिए हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखिए पंजाब है। चंडीगढ़ आप लोगों को इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी और इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है।
गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। और आप देखते हैं कि इससे राज्य में कितनी सीटें हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पंजाब, ये भी याद रखें। अवैध प्रवासी 30 दिन में अमेरिका छोड़े, ट्रंप प्रशासन का अल्टीमेटम। बिना पंजीकरण अमेरिका में 30 दिन से अधिक रहने पर जुर्माना और जेल की सजा का करना पड़ेगा सामना। नए नियम के तहत विदेशी नागरिकों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, हर वक्त अपना पंजीकरण का साथ रखना होगा। देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से आप देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, कोई ना कोई फैसला ले रहे हैं। उत्सव मना रहे यूक्रेनियों पर रूस का मिसाइल हमला, 34 की मौत हुई है। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये यूक्रेन है, ये रूस है। लंबे समय से इन दोनों में युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। नई टोल नीति तैयार, शुल्क में 50% राहत संभव। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर चलने वालों को मिलेगी बड़ी राहत। अड़चनों के कारण लाइफ टाइम पास का विचार सरकार ने छोड़ा। औसतन 100 किलोमीटर के लिए एक कार को 50 रुपये टोल देना होगा। नेशनल हाईवे की बातें हो रही हैं। स्कूल की मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने की तैयारी हो रही है। केंद्र की पहल, एक ही मानक के आधार पर फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो किसी भी राज्य के पास इस पर लगाम का कानून नहीं है। और आप देखिए खासकर जो प्राइवेट स्कूल हैं, ये कितनी मनमानी करते हैं। अब आप तो आज मैं कहता हूं कि इनका नाई भी होगा, देखिए आने वाले समय में कि भाई ऐसी कटिंग कटवानी पड़ेगी आपको और हमारे नाई से कटिंग करवानी पड़ेगी। वरना आप देखिए बेल्ट की बात कर लीजिए, आप लोग टाई की बात कर लीजिए, मोजों की बात कर लीजिए, आप जूतों की बात कर लीजिए, कपड़े सब आप देखेंगे, आपको किताबें, बैग, ये सब आपको उनकी दुकानों से खरीदना पड़ेगा। यानी कि बड़ा बिजनेस है। मैं कहता हूँ शिक्षा एक अच्छा बिजनेस दे रही है। तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख बिंदु। फीस के अतिरिक्त और किसी भी तरह की फीस स्कूल नहीं ले सकेंगे। आप लोगों ने देखा होगा मेंटेनेंस चार्ज भी आपसे ही लेते रहते हैं। स्कूलों को अपनी फीस, ड्रेस, किताबें आदि से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसकी जानकारी नया सत्र शुरू होने से पहले जिला शुल्क नियामक समिति को दे देनी होगी। स्कूल एक मुश्त साल भर की फीस नहीं ले सकेंगे, उन्हें अभिभावकों को 6, 3 और 1 माह का विकल्प देना होगा। और मैं तो कहता हूं कि देखिए सिलेबस भी अलग नहीं होना चाहिए। आप देखिए सरकार का जो है सरकारी स्कूलों का वही होना चाहिए। फीस से जुड़े किसी भी विषय को अभिभावक समिति के समक्ष चुनौती दे सकेगा और इस पर समिति को 15 दिन के भीतर फैसला लेना होगा। समिति सिविल कोर्ट की तरह सुनवाई करेगी। समिति का निर्णय सभी को मानना होगा और साथ ही इसे महीने भर के अंदर मंडल की फीस नियामक समिति के सामने चुनौती भी दी जा सकती है। यदि उसके फैसले से भी सहमति नहीं हो तो राज्य फीस नियामक समिति के सामने इसे चुनौती दी जा सकती है और इन नियमों के तहत फैसले को ना मानने पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है और इसमें जुर्माना और सजा दोनों है। जुर्माना भी पहली बार 1 लाख रुपये, यदि दूसरी बार भी गलती की तो जुर्माना 5 लाख रुपये होगा। इस साक्ष्य से छेड़छाड़ की महज आशंका, जमानत से इंकार का आधार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीपी के तत्काल मुख्य अभियंता समेत 2 आरोपितों को जमानत दी हुई है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं ना। नमो भारत ट्रेन ने पहली बार पार किया यमुना को, देख लीजिए। एम्स में जांच व सर्जरी में बेटिंग की ऑनलाइन उपलब्ध होगी जानकारी है। रन फॉर ए गर्ल चाइल्ड में भाग लेकर दिया महिला सशक्तिकरण का संदेश। 5000 से अधिक धावकों ने इसमें हिस्सा लेते हुए महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया है। राजधानी में अवैध बोरवेल से पानी निकालना पाप से कम नहीं है, ये आप देखिए हाईकोर्ट कह रहा है। सहकारिता को लेकर कांग्रेस सरकार में केंद्रीय स्तर पर विचार ही नहीं हुआ, ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हमारे अमित शाह साहब। और कहा आज 20 से अधिक काम कर रही हैं प्राथमिक कृषि साख समितियां। इस सहकारिता मंत्री भी है ना। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र में लगातार हो रहा है काम। देश में भर में बटा हुआ था सरकारी आंदोलन। 2021 में बना मंत्रालय। केंद्र ने टैक्स आदि को लेकर बनाया एक आदर्श वायलॉज, ये आप देखेंगे। विधेयकों पर निर्णय मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है सरकार। ये आप देखेंगे कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना, क्योंकि क्या करते हैं कि जहां राज्य में सरकार किसी और की रहती है, केंद्र में किसी और की सरकार रहती है, वहां विधेयकों को आप देखते हैं कि लटका के रखे रहते हैं। कौन? राज्यपाल।
तो समय सीमा तय की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया 3 महीने के अंदर आपको फैसला लेना होगा, तो उसी को लेकर ये बातें हो रही। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। या आप देखिए, समय सीमा की समीक्षा की मांग के अलावा सरकार उस आदेश की समीक्षा की मांग कर सकती है जिसमें अनुसार यदि राज्यपाल द्वारा विचार के लिए भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी नहीं देते हैं तो राज्य सरकारें सीधे सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर सकती हैं। सैटेलाइट से पहले मल्टी लैंड फ्री फ्लो टोल प्रणाली लागू होगी, संतोष यादव कह रहे हैं। आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। फास्टैग व्यवस्था लागू होने के बावजूद टोल प्लाजा पर अभी भी वाहनों की कतारें लगती हैं। हाईवे एक्सप्रेस पर अवैध कट और ब्लैक स्पॉट की अलग समस्या है। जो व्यवस्था सहूलियत के लिए लागू की गई, क्यों नहीं कारगर हो सकी, उसी की बातें की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज महेश्वरी हो सकते हैं विधि आयोग के अध्यक्ष। चलिए आप लोग बताइए, विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये तो आप लोग बता सकते हैं। मतदान राष्ट्र सेवा की पहली सीढ़ी है, यह हर नागरिक का कर्तव्य, सीईसी कह रहा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह रहे हैं। और झारखंड की बीएलओ देंगी राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राज्यों की बीएलओ को ट्रेनिंग। चुनाव के समय आयोग बन जाता है सबसे बड़ा संस्थान। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अंबेडकर भावी पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देते रहेंगे, हमारे राष्ट्रपति जी कह रही हैं। और बी आर अम्बेडकर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे क्या थे, कानून मंत्री थे। और जो संविधान है इसका जनक भी कहा जाता है। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। 6 दिसंबर 1956 में इनकी डेथ हो गई थी, तो उन्हीं की बात की जा रही है। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, आप लोगों को मालूम होगा। 1990 मिला था, 1990 में। ये पूरे देश में इसी साल के अंत तक लागू हो जाएगा। ANPR, ये आप देखते हैं PR, यानी कि आप देखिए किसकी बात हो रही है। मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी के अनुसार बैरियर फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम की बात हो रही है। भारत नेपाल मिलकर सोना, ड्रग्स और नकली मुद्रा की तस्करी से लड़ेंगे। ये आप देखिए, हमारा पड़ोसी है ना नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और सबसे ज्यादा तस्करी भी यही इसी रास्ते से होती है। जो आप देखते हैं कि अवैध रूप से भी लोग आते रहते हैं। सीमा का आपको पता होगा, वो भी तो यहीं से आई थी। बस्तर में सिमट रहा है माओवादी आतंक, सरकार लाएगी होम स्टे पॉलिसी। आर्थिक मदद हासिल करने को छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। योजना से ग्रामीण पर्यटकों को मिलेगा बढ़ावा, तो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे गांव। और ग्रामीणों को उनके घर के अतिरिक्त एक और घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार की रणनीति से तेजी से बदल रही हालत। चलिए, अच्छी बात है। और छोटे बोडाल बस्तर का पहला मिली स्टिक विलेज होम स्टे है। बस्तर जिले में होम स्टे की शुरुआत सबसे पहले छोटे बोडाल गांव में हुई थी। यह गांव नांगूर के पास स्थित है, बस्तर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर। यह 2007 में शकील रिजवी ने जिले का पहला होम स्टे शुरू किया था। यह 3 कमरों वाला मिट्टी का एक पारंपरिक घर है जिसमें 12 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। बस्तर में वर्तमान में 27 होम स्टे संचालित हो रहे हैं। ये आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं। मैंने कहा ना कि नेताओं के बयानों को आप लोग सीरियसली मत लिया करिएगा। और वो अपना देखते हैं, अपनी राजनीति करते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सब चलता रहता है। और ज़्यादा नेताओं से नैतिकता की उम्मीद मत रखिए। ज़्यादा ये भी मत रखिए कि नेता आएंगे हमारा सब कुछ बदल देंगे। अब बिहार में भी चुनाव है तो वहाँ भी खूब राजनीतिक गर्मियाँ बढ़ी हुई हैं, समझ रहे आप लोग। बप्प को लेकर भी खूब राजनीति हो रही है। बप्प कानून के बारे में बस एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा। 4 दशक बाद बेटियों को मिला पिता की संपत्ति पर अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विवाद में दत्तक पुत्र संबंधी दावा खारिज किया है। और आप देखिए, कहा कि यह पिता की संपत्ति से बेटियों को वंचित करने की सोची समझी चाल थी। तो ये सब देख रहे हैं। अब तक 13 शादियां कर चुकी लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार हुए। गजब भैया,
ध्यान रखिए, आजकल मैं देखता हूं कि लोग शादी के लिए मरे जा रहे हैं। हमारे यहाँ आप देखते हैं कि वो एक पड़ोसी रहते हैं, वो बाबा बागेश्वर के पास जाते हैं कि भाई महाराज हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी शादी करवा दो। मैंने वही कहा ना कि जिसने शादी के लड्डू खाए वो भी पछताए और जिसने नहीं खाए वो भी पछताए। ये जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं कि एलओसी पर पाकिस्तान डॉन कर रहा था, जासूसी गिराया गया। ये पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासक मोहिनी दीदी होंगी। ये नवनियुक्त मोहिनी दीदी का जन्म 1941 में दिल्ली में हुआ था और यह नियुक्ति पिछले दिनों 101 वर्षीय पूर्व मुख्य प्रशासक दादी रतन मोहिनी के देहावसान की बात किया जा रहा है। इस गांव में ग्रामीण रखते हैं पानी के हिसाब, जितना देते हैं उधार उतना लेते हैं वापस। बाड़मेर के गांव में होती है पानी की चौकीदारी। घर के आगे कुआं बना सहेजते हैं वर्षा का जल, जिससे चलता है वर्ष भर काम। अच्छी बात है। बांस के पंख बनाकर महिलाओं ने सीख लिया आसमान में उड़ना भरना। मध्य प्रदेश की सिवनी में सुंदर कलाकृतियां पर गढ़कर अपने सपनों को साकार कर रही हैं 100 से अधिक महिलाएं। अच्छी बात है। ये भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बिना वेतन किसानों की सेवा करते रहे जिला कृषि मौसम विज्ञान यूनिट के कर्मी। अब ट्रम्प टैरिफ पिसेगी पूरी दुनिया। ट्रम्प के टैरिफ की बात हो रही है। विश्व के 75 देशों को पारस्परिक टैरिफ से 90 दिन की मोहलत देने और चीन पर 125% टैरिफ लगाने के डोनाल्ड ट्रम्प के कदम से यह साफ हो गया है कि यह सिर्फ व्यापार को संतुलन करने का मामला नहीं है, यह विश्व की 2 बड़ी आर्थिक महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की जंग है। इसमें टैरिफ सिर्फ एक टूल है। पिछले करीब 3 दशकों में चीन निर्यात के दम पर करीब $19 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया है। करीब $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला अमेरिका चीन की बढ़ती सामरिक ताकत पर अंकुश लगाने चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन सामरिक ताकत पर अंकुश लगाने का कारगर तरीका व्यापार की दुनिया में उसके दबदबे को कमजोर करना है। डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिकी टैरिफ के जरिए यही करने का प्रयास कर रहा है। दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की इस जंग का असर पूरे दुनिया पर पड़ेगा और कुछ विशेषज्ञ इससे सप्लाई चेन में बड़े बदलाव के साथ मंदी की आशंका भी एक तरह से जता रहे हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए चाइना है और हमारा आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और यहाँ से आप जाएंगे तो ये आपको यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी क्षेत्र की बात हो रही है। और तो आप देखें चीन अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि $440 अरब है चीन का अमेरिका को निर्यात। देखिए निर्यात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है। $145 अरब चीन का अमेरिका से आयात है। $295 अरब अमेरिका का व्यापार घाटा है। अब जब आप लोग खरीदेंगे ज्यादा बेचेंगे कम तो नॉर्मल सी बात है कि आपको घाटा होगा ही। 43% योगदान करते हैं अमेरिका चीन मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में। 28.28 ट्रिलियन जीडीपी के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन और $29 ट्रिलियन जीडीपी के साथ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है अमेरिका। ये भी याद रखिएगा। और देखिए शीर्ष 5 आयात निर्यात में हिस्सेदारी, ये आप देखिए चीन का अमेरिका को निर्यात, इसमें आप यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन से ये लिए गए आंकड़े। 2% आप देखिए टेलीकॉम उपकरण, ये 2% खिलौने, 3% बैटरी, 7% लैपटॉप, 9% स्मार्टफोन। और अमेरिका का चीन को निर्यात, इसमें आप देखते हैं कि 8% विमान और इंजन, 4% इंटीग्रेटेड सर्किट और 4% फार्मास्यूटिकल्स, 3% पेट्रोलियम और 9% सोयाबीन। ये सभी आंकड़े 2024 के हैं। और अमेरिका में कई गुना बढ़ जाएगी कीमतें।
पहले कार्यकाल में ट्रंप ने चीन पर 20% टैरिफ लगाया था, तो अमेरिका में कीमतें अच्छी खासी बढ़ गई थी। चीन पर 125 टैरिफ कीमतों को कई गुना बढ़ा सकता है। चीन में भी बढ़ेगी महंगाई। अमेरिका जवाबी टैरिफ लगाने से चीन में भी कीमतें बढ़ेंगी और चीन के उपभोक्ता पर इसका असर पड़ेगा। जरूरी धातुओं की सप्लाई बंद कर सकता है चीन। उद्योगों के लिए जरूरी तांबे से लेकर लिथियम जैसे धातुओं को रिफाइन करने में चीन की मुख्य भूमिका है। बीजिंग इन धातुओं को अमेरिका तक पहुंचने में बाधाएं खड़ी कर सकता है और चीन ने जर्मेनियम और गैलियम जैसी दो धातुओं के बारे में ऐसा कर भी दिया है। और चीन में एडवांस माइक्रोचिप्स हो सकती है किल्लत। और देखिए, चाइना भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपने देखा होगा, चाइना भी बराबर टैरिफ लगा रहा है। अमेरिका चीन पर टेक्नोलॉजिकल ब्लॉकेड को और कड़ा कर सकता है, जिसकी शुरुआत जो बाइडेन प्रशासन ने की थी। इससे चीन को एडवांस माइक्रोचिप्स आयात करने में और कठिनाई हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एप्लीकेशंस के लिए यह बहुत जरूरी है। चीन अभी भी इसे खुद बना सकता है और इन देशों पर दबाव डाल सकता है। अमेरिका चीन को अलग थलग करने के लिए कंबोडिया, मेक्सिको, वियतनाम समेत अन्य देशों पर दबाव डाल सकता है और अगर वे अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो वे चीन से व्यापार ना करें। ट्रेड वार का दुनिया पर असर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार इस वर्ष कुल वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी करीब 43% है। अगर आप देखिए, इन दोनों देशों के बीच व्यापक ट्रेड वार छिड़ जाता है तो यह दोनों की विकास दर को धीमा करेगा या फिर यहाँ तक कि उन्हें मंदी में भी खींच सकता है। इससे पैदा हुई सुस्त वैश्विक विकास दर से अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंच सकता है। IMF के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 191 मेंबर हैं इसमें, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके उद्देश्य की बात करें तो आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना और रोकना इसका काम है। वैश्विक निवेश में आएगी गिरावट। वैश्विक निवेश पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि और भी संभावित खतरे हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश है और वह घरेलू स्तर पर पैदा होने वाली मांग की तुलना में बहुत अधिक उत्पादन करता है। वह रियायतें देकर वस्तुओं के उत्पादन को सस्ता रखता है। स्टील इसका एक उदाहरण है। इन देशों में बढ़ेगी बेरोजगारी। अमेरिका में ऊंचे टैरिफ की वजह से चीन अपने उत्पादित दूसरे देशों में डंप कर सकता है। हालांकि यह उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन उन देशों के उद्योगों पर डंपिंग का बुरा असर होगा। वहां नौकरियां जाएंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। और ये आप देख लीजिए, या भारत पर पड़ेगा मिला जुला असर। महंगे हो सकते स्मार्टफोन, लैपटॉप उपकरण। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चीनी कंपोनेंट पर निर्भर है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स में यह निर्भरता अधिक है। बैटरी से लेकर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पैनल तक सब कुछ चीन से आता है। इसका मतलब है कि आने वाले हफ्तों में स्मार्टफोन, लैपटॉप उपकरण महंगे हो सकते हैं। फार्मा उत्पादों की बढ़ सकती है लागत। भारत दवा उत्पादन में अग्रणी देश है, लेकिन दवा बनाने के लिए लगभग 70% कच्चा माल चीन से आता है। अगर कच्चे माल की आपूर्ति में किसी तरह की बाधा आती है तो इससे न सिर्फ उत्पादन लागत बढ़ेगी, बल्कि निर्यात के लिए भेजी जाने वाली खेप पहुंचने में देरी होगी। वैश्विक जेनेरिक दवा बाजार पर इसका बुरा असर पड़ेगा। स्टील उत्पादकों पर बढ़ेगा दबाव। स्टील की बात करें तो अमेरिका और यूरोप के बाजारों में निर्यात की गुंजाइश कम हो रही है और आप देखिए, ऐसे में चीन के स्टील उत्पादक स्टील भारत जैसे वैकल्पिक बाजारों में डंप करने का प्रयास कर सकते हैं और इससे स्थानीय स्तर पर स्टील की कीमतों में गिरावट आएगी और इससे भारत में स्टील उत्पादकों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वह पहले ही मार्जिन के दबाव से जूझ रहे हैं। IT और टेक सर्विस इंडस्ट्री को होगा फायदा। भारत की IT टेक सर्विस इंडस्ट्री को ट्रेड वार से फायदा हो सकता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में जब चीन अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ा तो उस समय भी ऐसा हुआ। चीन बढ़ती लागत और अस्थिरता से चिंतित अमेरिकी कंपनियां भारत से आउटसोर्सिंग बढ़ा सकती हैं, खासकर बैक एंड ऑपरेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और AI सपोर्ट के लिए। स्टील उत्पादकों पर बढ़ेगा दबाव। स्टील की बात करें तो अमेरिका और यूरोप के बाजार में निर्यात की गुंजाइश कम हो रही है। कृषि उत्पादों के लिए मौका। अगर चीन अमेरिका के बाजार में अपने उत्पाद नहीं बेच पाता है तो भारत के लिए मौका बन सकता है। सोयाबीन और कॉटन के बाजार में ऐसा हो सकता है। वैश्विक व्यापार में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाले 10 देश $33 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। वैश्विक व्यापार 2024 में 3.7% बढ़ा है वैश्विक व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में। चीन इसमें 6, ये आप देखिए, और व्यापार का मूल्य ट्रिलियन डॉलर में है 6, अमेरिका 5, जर्मनी 4, जापान 2, फ्रांस 1, हांगकांग 1,
इटली एक, और नीदरलैंड आप देखते हैं 0.965, वेटेन 0.932, दक्षिण कोरिया 0.687 आपको देखने को मिलेगी। ये सब आंकड़े याद रखा करिएगा। बहुध्रुवीय एशिया का खुलेगा रास्ता। ये चीन ने पिछले 3 दशक में व्यापार, तकनीक और सैन्य मोर्चे पर बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन ट्रेड से चीन को भी आर्थिक, राजनीतिक और भू राजनीतिक मोर्चे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भारत और जापान के साथ बेहतर संबंध भी उसे इस मुश्किल से उबार सकते हैं। चीनी उत्पादों पर बढ़ेगा अप्रत्यक्ष निर्यात। ऊंचे टैरिफ की वजह से चीन सीधे अमेरिका को अपने उत्पाद नहीं बेच पाएगा, लेकिन इस बात की संभावना अधिक है कि दूसरे देशों के जरिए चीन के उत्पाद अमेरिका में पहुंचेंगे। इस बार अमेरिका इस बात को लेकर सतर्क भी है। ऐसे में इसको लेकर वैश्विक व्यापार में झगड़े भी बढ़ सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश में आंधी आप देखते हैं, बारिश से फिर बर्बाद की फसल, वज्रपात से एक मौत। मैंने कहा ना, किसानों की हालत सच में बुरी रहती है। आप देखते हैं कभी बाढ़ से, कभी सूखा से, कभी तूफान, कुछ ना कुछ आता रहता है। 1,000 करोड़ का राजस्व हासिल करेगी मेवी। ये हैदराबाद स्थित उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड की बात हो रही है। रुपये में उतार चढ़ाव को देखेगा चौथा बड़ा असर। भारतीय मुद्रा पर दिख रहा है ट्रंप की नई टैरिफ नीति का असर। फरवरी के 88.10 के स्तर से ₹2 नीचे आ चुका है डॉलर। तेल कंपनियां देश की जरूरत का 87% करोड़ करती है निर्यात। क्रिसिल के मुताबिक रुपये की अस्थिरता से कई उद्योगों की कमाई और मुनाफा पड़ेगा असर। रुपये में गिरावट से आयातित उत्पादों हो जाते हैं महंगे। फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल सेक्टर होंगे प्रभावित। उर्वरक कंपनियों के मुनाफे में 2.50% की गिरावट संभव है। अमेरिकी टैरिफ का जीडीपी पर पड़ेगा 0.1%। आप देखते हैं कि प्रभाव। ये उद्योग संगठन PHDCCI ने कहा है। कोयला आयात घटकर 24.07 करोड़ टन हो गया। शीर्ष 5 फार्मों का एम कैप 84,559 करोड़ रुपए बढ़ा है। एजी लिटास में विराट कोहली ने किया निवेश। क्रिकेटर है ना, उन्हीं की बात हो। बायो एनर्जी समिट 8-9 मई को दिल्ली में होगी। अब तक 38% गेहूं की कटाई हुई है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं। बैंकों ने अवैध लेनदेन के मामले में खातों को जब्त करने का अधिकार मांगा। कहा अफसरों से अनुमति लेने में समय बर्बाद किए बिना तेजी से कदम उठाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। धोखेबाज बैंकिंग प्रणाली के जरिए अवैध रूप से धन की हेराफेरी करने के फर्जी खातों का करते हैं उपयोग। हीरो मोटो दोपहिया वाहन बाजार में शीर्ष पर बरकरार है। अमेरिकी नीति में अनिश्चितता से कारोबारी भरोसा होगा कमजोर। मूडीज ने कहा कि एशियाई देशों की वृद्धि पर पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव। मूडीज एनालिटिक्स से पहले ही घटा चुकी है विकास दर का अनुमान। अतिरिक्त शुल्क से चीनी निर्यात होगा प्रभावित। एफपीआई ने 31,575 करोड़ निकाले। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बात हो रही। शेयरों के अलावा एफपीआई ने रेड व बॉन्ड से सामान्य सीमा के तहत 4,077 करोड़ निकाले। इससे पहले 21 से 28 मार्च तक 6 कारोबारी सत्र में शेयरों में 30,927 करोड़ निवेश किया था। 2025 में अब तक एफपीआई की कुल निकासी 1.48 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। चीन पर अमेरिकी सख्ती से खुले ई कॉमर्स के लिए अवसर। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा है दीर्घ अवधि में मुक्त व्यापार से भारत को होगा लाभ। अब देखिए, मुक्त व्यापार समझौते की बातें चल तो रही हैं, अमेरिका के बीच भी चल रही हैं। ये वाराणसी में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती हेपेटाइटिस बी की पीड़ित है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ये आप देखिए, इजराइल की सेना ने गाजा के अस्पताल को बनाया निशाना। यहाँ आप देखें, इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, ये हमारा प्यारा भारत है। दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई इस समय। भारत के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग जारी रहने की उम्मीद है। रूस कह रहा है भारत रूस द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ में। ईरान में बलूचों ने की 8 पाकिस्तानियों की हत्या। बांग्लादेश के कोर्ट ने शेख हसीना के खिलाफ वारंट जारी किया। राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग कर अवैध रूप से भूमि अधिग्रहण का लगा आरोप। याद देखिए, जब से इन्होंने सत्ता छोड़ी और भारत आ चुकी हैं, तब से इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी ना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और ये अगर बांग्लादेश में रहती तो इनके साथ कुछ भी हो सकता था। समझ रहे हैं आप लोग। स्वास्थ्य जांच में ट्रंप पूरी तरह फिट है। इनकी जांच हुई ना। तंजानिया में भारत ने 9 देशों के साथ शुरू किया नौसेना अभ्यास। तंजानिया के दार ए सलाम में नौसैनिक अभ्यास के दौरान INS सुनैना का स्वागत करने के लिए तंजानिया नौसेना के अधिकारी भी रहे हैं। अच्छी बात है, ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। इस अभ्यास का नाम है एक्के में,
ठीक है, और जिसका संस्कृत में अर्थ होता है एकता होता है। ये आप देखिए, स्मार्टफोन कंप्यूटर पर अलग से टैरिफ लगाने की योजना बना रहे ट्रम्प। ये आप देखिए, ट्रम्प आजकल बहुत सारे फैसले ले रहे हैं। लुटनिक ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर 2 महीने पर नए शुल्क लगाए जाएंगे। एक दिन पूर्व ही उन उपकरणों को टैरिफ से बाहर रखने का किया था ऐलान। चीन के व्यापारिक केंद्रों पर थमने लगी गतिविधियां। अमेरिका के साथ टैरिफ वार का चीनी निर्यात पर दिखने लगा असर। प्रमुख प्रांतों में ठप हुए कारखाने, कंटेनरों की बंदरगाहों पर ढेर लगी। और देखिए, एक क्या रहता है कि हम डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो कब कौन सा फैसला ले लें, भगवान जाने। ये म्यांमार गए वायुसेना के विमान बने थे जीपीएस स्पूफिंग के शिकार। राहत सामग्री लेकर गए 6 विमानों से अधिक संग हुई ऐसी घटना। म्यांमार में भारतीय विमानों को बैकअप सिस्टम से भरनी पड़ी उड़ान। जीपीएस स्पूफिंग दरअसल एक तरह का आप देखिए साइबर अटैक होता है, जिसमें भ्रामक जीपीएस सिग्नल जनरेट किए जाते हैं जो नेविगेशन उपकरणों को गुमराह करते हैं। जीपीएस स्पूफिंग की वजह से विमान को की पेडालियाँ यह मानने लगती हैं कि विमान किसी अन्य स्थान पर है, क्योंकि उससे लोकेशन की गलत डाटा मिल रहे होते हैं। ये आप देखिए, म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी म्यांमार से। ये आप देखिए, खेल से जुड़ी खबरें हैं। आईपीएल चल रहा है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 8 में पहला इसका संस्करण हुआ था आईपीएल का, जरूर याद रखा करिएगा। अफगान महिला क्रिकेटरों के लिए आईसीसी ने बनाई टास्क फोर्स। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने गांगुली आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने हैं। एक केविन ड्रू बुरोने ने क्रिस्टल के विरुद्ध सिटी की कराई वापसी। पुरुष रिकर्व टीम ने जीता रजत पदक। मुसेत्ती को हराकर अलगराज बने चैंपियन। स्पेनिश स्टार के मोंटे कार्लो मास्टर्स में पहली बार खिताब जीता। टेनिस की बात हो रही है। यूक्रेन पहली बार बिली जीन किंग कप के फाइनल में पहुंच चुका है। शुभ कार्यों में शराब पिलाने वाले परिवारों का बहिष्कार करेगा उत्तराखंड का गांव। शांति व सुरम्य रहने वाले उत्तराखंड के पाली में बढ़ती नशाखोरी न केवल युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही, बल्कि शुभ कार्यों में विवाद और विघ्न का कारण भी बनती है। इसी समस्या के समाधान के लिए अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा ब्लॉक के ग्राम सत्यो की लोग एक साथ आगे आए हैं। अच्छी बात है। आप देखेंगे कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं, अच्छे पर्व, कोई भी त्यौहार मना रहे हैं, कोई आप देखिए खुशी का माहौल है, उसमें लोग शराब पीकर करने लगते हैं। उत्तराखंड देखिए, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती राज्य में, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य सन 2000 में। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जांच करेगी मध्य प्रदेश पुलिस। अभी 7 मरीजों की मौत का आप देखते हैं कि गिरफ्तार हुआ था ना आरोपी, उसी की बात हो रही। अमरनाथ यात्री की कर लें तैयारी, अग्रिम पंजीकरण कल से होगा। महाराष्ट्र के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू, ज्यादातर परंपरागत परिधानों में दिखे। और मंदिर प्रबंधकों ने कहा कि धार्मिक स्थानों पर पवित्रता बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी पॉइंट मिल जाते हैं। शोधकर्ताओं ने मिलकर पूरी की मानव जीनोम परियोजना 2003 में आज ही मानव जीनों के मानचित्रण के लिए समर्पित परियोजना पूरी हुई थी। और इस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना को 1990 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य मानव डीएनए के अनुक्रम को निर्धारित करना था। इससे रोगों को की रोकथाम और उपचार के नए रास्ते खुले थे। बांग्लादेश में गिरे अब तक के सबसे भारी ओले। 1986 में आज ही बांग्लादेश के गोपालगंज में ओलावृष्टि हुई थी, और जिसमें अब तक के सबसे भारी ओले गिरे। ओलों का वजन 1 किलोग्राम से ज़्यादा था। घटना में 90 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, और फसलों और घरों और आप देखिए बुनियादी ढांचे को भी काफ़ी नुकसान हुआ। शमशाद बेगम ने गाए थे 1200 से अधिक हिंदी गाने। सिया दिल में आना रे, मेरे पिया गए रंगून, कजरा मोहब्बत वाला जैसे सदाबहार गीत गानों वाले शमशाद बेगम का जन्म 1919 में आज ही अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था।
कम उम्र में ही धार्मिक आयोजन में गाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे रेडियो के लिए गायन में कदम रखा और संगीत निर्देशकों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने 1941 में फिल्म खजांची से बॉलीवुड में शुरुआत की और उनकी आवाज़ मदर इंडिया, सीआईडी, नया दौर, शिकारी, बीजू बावरा, अंदाज साहब जैसी कई मशहूर फिल्मों के संगीत को जीवंत किया और मशहूर हुई। दर्द निवारक इंजेक्शन की जानदार डोज खतरनाक है। दुधारू पशुओं में फ्यूलेक्सिन में मैग्लेमिन के निरंतर उपयोग पर किया जा रहा है शोध और नुकसान का आकलन कर रही IVRI की टीम 2027 तक होगा शोध। इन पर लग चुका प्रतिबंध। डॉक्टर अभिजीत पावड़े ने बताया कि डाइक्लोफेनाक गिद्धों के लिए अत्यंत विषैली पाई गई, इसलिए 2006 में सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। निमेसोलाइड भी गिद्धों के लिए हानिकारक साबित होने पर इसी वर्ष प्रतिबंधित की जा चुकी है। और इसके अलावा आप देखते केटोप्रोफेन और एसिक्लेफेनाक पर भी प्रतिबंध लग चुका है। बीजू महोत्सव का जश्न कर्नाटक के बेंगलोर में रविवार को कब्बन पार्क वर्कर्स एसोसिएशन व बेंगलोर चकमा स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित कब्बन आप देखते हैं कि ये पार्क में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बीजू महोत्सव के उत्सव के दौरान पारंपरिक पोशाक पहनकर नृत्य करते लोग बीजू का जश्न मनाने वाले बंगाली समुदाय के लोग गुजरते साल को विदाई देते हैं और नए साल का धूमधाम से स्वागत करते हैं। इस त्यौहार के मुख्य आकर्षणों में एक है विशेष बीजू नृत्य जो ताल और बांसुरी और जैसे पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों की लय के साथ होता है, जिनमें से कुछ बांस से तैयार किए जाते हैं। चलिए एक बार कर्नाटक घूम के आते हैं। बेंगलोर इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। समझ रहे आप लोग कि नहीं समझ रहे? इसरो का हेडक्वार्टर भी है बेंगलोर। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। विधानसभा में 224 सीटें, विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं और सिद्धरमैया यहाँ के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। अंतरिक्ष की सफाई करो, मिलेंगे $30 लाख। इस चांद पर मौजूद हैं मानव अपशिष्ट के 98 बैग। इंटरनेट मीडिया की ये बातें हो रही। नेचर फ्रेंडली और हानिकारक गैसों के बारे में बताएगा सेंसर। गुरुकुल के भौतिकी विभाग ने तैयार किया मल्टी फंक्शनल सेंसर का प्रोटोटाइप। खदानों और टनलों में मानव जीवन बचाने के लिए कारगर होगा सेंसर का प्रयोग। पानी में मौजूद अशुद्धियों की मात्रा और हवा में नमी की मिलेगी सटीक जानकारी। अनदेखा किया जाना वाला संक्रमण सर्विकल कैंसर का बड़ा जोखिम है, यह अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।